नमस्कार। आज के परिवेश कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मानसून ने सही समय पे आकर हमें झुलसती हुई गर्मी से राहत पहुंचा दी है। जहां तहाँ नदियां भर रही हैं और कहीं नाले बह रहे हैं। जरा सोचिए, इस बरसात के पानी को अगर संग्रहित कर लिया जाए या फिर उन्हें सही तरह से उपयोग में लाया जा सके। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संग्रहण, जिसके लिए हमने आमंत्रित किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्सपर्ट श्री संतोष वर्मा जी को। नमस्कार संतोष जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है और वर्षा जल के पानी को कैसे संग्रहित किया जा सकता है। देखिए, बरसात के समय पे जो पानी गिरता है और हमारे छतों के माध्यम से बेकार बह जाता है, उसको बचाने की प्रक्रिया को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। जिससे वो पानी फालतू ना बह के, चाहे वो पॉन्ड हो उसमें इकट्ठे स्टोर कर लें या बोरवेल हो या कुएं हो उनको रिचार्ज कर लें, तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो उसे कैसे संग्रहित किया जाता है, क्या सिस्टम है, क्या मेथड है? देखें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इस्तेमाल करते समय सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जिस जगह पर भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वहाँ पर पानी कितना आ रहा है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी के या वॉल्यूम के हिसाब से ही अगर हम सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे तभी हमको उसका फ़ायदा होगा। तो उस पानी के आने के हिसाब से ही हमको कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे एक शुरुआत में मैं बताऊं तो एक होता है सोख्ता गड्ढा। अधिकतर लोग सोख्ता गड्ढा या सोख पिट जिसको कहा जाता है उसको इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि और लोगों को भी, दर्शकों को भी इस चीज़ के बारे में जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वो लोग कितना पानी अपनी छत से 1 घंटे की बारिश में फालतू बहा देते हैं। नॉर्मली जो तेज़ बारिश होती है उसमें 1 घंटे की बारिश में हम 20,000 लीटर तक पानी पर 1,000 स्क्वायर फीट की छत से फालतू बहा देते हैं। यानी अगर किसी फैमिली का रोज़ का खर्चा 1,000 लीटर है तो हमने 20 दिन का पानी 1 घंटे की बारिश में अपना वेस्ट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसकी आवश्यकता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, आवश्यकता तो ऐसा है कि अगर पानी नहीं होगा, क्योंकि पानी के ऊपर ही सारी प्रकृति निर्भर है, चाहे ग्रीनरी की बात करें या जीवन की बात करें, तो जीवन जो है वो पानी के बिना संभव नहीं है। और इसका फ़ायदे जो हैं वो ये है कि जो जनसंख्या के दबाव के कारण जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो लगातार नीचे चला जाता जा रहा है, उसको हमको वापस ऊपर लाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज की स्थिति में पिछले 6 महीने पहले से भोपाल के अंदर 1250 फीट के बोरवेल सूख चुके हैं। मैं भारत की बात करूं तो भारत में 1700 फीट तक के बोरवेल सूख चुके हैं। तो आप सोचिए कि इतना गहराई में जाने के बाद हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो ये कौन कर सकता है? जैसे आपने बताया रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, तो ये कौन कर सकता है और कहाँ कर सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर व्यक्ति कर सकता है। अच्छा, भले ही एक आम आदमी भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, एक आम आदमी भी कर सकता है। बस इसके लिए जज्बा चाहिए कि मुझे पानी बचाना है। सबसे पहले वो जज्बा जरूरी है कि मुझे पानी बचाना है। तो एक छोटा सा घर है, मैं अगर बात करूं कि आज की तारीख में जैसे छोटे छोटे डुप्लेक्स बनते हैं जिनकी छत का साइज़ या प्लॉट का साइज़ जो होता है 500 या 600 स्क्वायर फीट होता है, वो लोग भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बचा सकते हैं। ये रहेगा कि उनकी छत के हिसाब से वो पानी को बचा पाएंगे। इसके साथ साथ बड़ी बिल्डिंगों की बात करें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत कारपोरेट हाउस हैं, वेयर हाउस हैं, ये सभी लोग पानी को बचा सकते हैं और इनमें तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में पानी बच सकता है। तो लगभग कितने स्क्वायर फीट का गड्ढा या संग्रहण करने के लिए जगह बनानी पड़ती है? देखें, जैसा मैंने बताया कि उपलब्ध पानी जिस भी कैचमेंट एरिया में या जिस जगह भी हम लगा रहे हैं वहाँ से उस कैचमेंट एरिया के हिसाब से उपलब्ध पानी कितना रहेगा, उसके हिसाब से हमारी सारी चीज़ें तकनीकी तौर पर डिज़ाइन होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी का घर, मान लीजिए छोटा घर है, उन्होंने अपने घर के आंगन में 2 फीट बाई 2 फीट का गड्ढा बना लिया, सोचते हैं पानी इससे सीप कर आएगा या सोख लेगा गड्ढा। ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी छत से पानी कितना आएगा। उस पानी के हिसाब से, जैसा मैंने पहले कहा कि तकनीकी तौर पे हमारा जो सिस्टम है वो डिज़ाइन होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा कि 1,000 स्क्वायर फीट की छत से जो पानी आएगा उसमें भी 1 घंटे की बारिश का पानी स्टोर करने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा होगी तो वो सिस्टम फेल हो जाएगा। आपको 25 फीट बड़ा लंबाई में, 25 फीट चौड़ाई में और 10 फीट गहराई का गड्ढा बनाना पड़ेगा।
तो बहुत ही तब पानी जो है उसके अंदर 1 घंटे का स्टोर होगा जी। ठीक है। उसके बाद भी अगर वो बारिश लगातार 2-3 घंटे हो गई तो आपका पानी वो जो सोक पिट है वो बेकार हो जाएगा। दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि हम लोग सिस्टम तो बना लेते हैं लेकिन उसके बाद में कभी उसकी सफाई का ध्यान यानी मेंटेनेंस का ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने उसको मेंटेनेंस या उसको सफाई का ध्यान नहीं रखा तो उस स्थिति में जो वहाँ पर डस्ट जाके इकट्ठी हो रही है वो सड़ेगी और वहाँ पर बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पर जो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे वो ये कि हम अपना भूजल स्तर को दूषित कर देंगे, जो आने वाले कुछ ही समय में हमारे लिए एक ये समझ लें लार्ज कम्युनिटी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते समय बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सरफेस वाटर को करते समय भी अगर आप भूजल धरती पर बहते हुए पानी को अगर आप संचय करने के लिए सोच रहे हैं तो उस स्थिति में ये देखें कि वहाँ पर प्रदूषित करने के लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं। सबसे पहले उन चीज़ों को हटाएं वहाँ से, उसके बाद में जो है उसको रिसाइकिल करें और रिसाइकिल करने के बाद जब वो पोर्टेबल यानी पीने योग्य हो जाए पानी तब उसको आप ज़मीन के अंदर उतारें। तो क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो भी जल को संग्रहित किया जाता है क्या वो पीने योग्य होता है? बिल्कुल, रेन वाटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध फॉर्म में होता है, उससे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में कोई सा भी पानी नहीं होता है। बिकॉज ऑफ के ये जितने भी वाटर बॉडीज़ होती हैं ये सब यहाँ से पानी भाप बन के ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है वापस और वही पानी बरसता है। तो भाप बन के गया हुआ पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है और जब वो वापस आता है तो हम उसको डायरेक्ट पी सकते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी सरफेस में वो पानी गिर रहा है वो साफ़ सुथरी रहे, वहाँ पर किसी तरह का कोई केमिकल ना हो, किसी तरह का कोई कचरा ना हो जो सड़ने गलने वाला हो, क्योंकि वही चीज़ जो है वो पानी को दूषित करेगी। तो क्या किसी तरह के फिल्टर्स लगाए जाने चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते वक्त जिससे वो पीने योग्य पानी बन सके? जी हाँ, नहीं, इसमें एक चीज़ और आपको मैं सबसे पहले बता दूं, आपने जो पीने योग्य शब्द इस्तेमाल किया है, हम वर्षा जल को चूंकि संग्रहित कर रहे हैं तो वो तो वैसे भी पीने योग्य है और उसकी आदर्श पीएच वैल्यू हमारे लिए बहुत अच्छी है। अगर उसको अब हमको जो उसके लिए फिल्टर्स का इस्तेमाल करना है वो करना है कि वहाँ से जो डस्ट एटमॉस्फेयर से डस्ट आ रही है या जो पत्तियाँ या जो दूसरी चीज़ें जो आ रही हैं जो उसके साथ में सस्पेंडेड जो पार्टिकल हैं उनको रोकने के लिए तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फिल्टर्स होते हैं वो उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे वो भूजल ज़मीन में जाके या बोर के अंदर जाके या कुएँ में जाके वहाँ पर जो उसका सोर्स ऑफ वाटर है या जिनको आम बोलचाल की भाषा में हम झीर कहते हैं उनको चोक ना कर दे। और जाहिर सी बात है कि अगर वो कचरा भी नीचे जाएगा तो वहाँ बोर में सड़ेगा, कुएं में सड़ेगा तो वो पानी को दूषित करेगा। इसलिए इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक आम आदमी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकता है, वर्षा जल को संग्रहित कर सकता है, तो क्या उसको उसके लिए कहीं से अनुमति लेनी पड़ती है या कोई कानून बनाया गया है इसके लिए? देखिए, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करने के लिए किसी तरह की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है और भारत सरकार ने और लगभग भारत के अंदर जितनी भी राज्य सरकारें हैं जिनमें मध्य प्रदेश सरकार भी शामिल है, इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया हुआ है और बिल्डिंग परमिशन लेते समय नगर निगम में एक शपथ पत्र भी भरवाया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए। वहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखी जाती है कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के बाद में हम लोग जो सर्टिफिकेट देते हैं उसके आधार पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस मिलती है। साथ ही साथ सरकार ने ये भी किया हुआ है लोगों को प्रमोट करने के लिए कि जो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अडॉप्ट करेंगे उनको संपत्ति कर में 6% की छूट भी दी जाएगी। अच्छा, तो ये उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को किया है। तो जैसे आपने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई भी कर सकता है, कोई भी बिल्डिंग कर सकती है, कोई कमर्शियल या कोई हाउस जो मेड्स होते हैं वो भी कर सकते हैं, तो ये कितना खर्चीला हो सकता है ये सिस्टम? इसका सारा कुछ खर्चे का ऐसा रहता है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो उपलब्ध पानी है आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके स्ट्रक्चर से, आपकी बिल्डिंग से कितने लीटर पानी आएगा, उस पानी के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो अगर हम टेक्निकल टर्म में जाएंगे तो नॉन टेक्निकल टर्म के मुकाबले वो थोड़ा सा आपको शुरुआती उसमें महंगा लगेगा, लेकिन जब पानी हम बचाएंगे वो आप ये समझ लें कि शुरुआती 8-10 घंटे की बारिश में ही आपका पूरा सिस्टम फ्री हो जाएगा। तो ये महंगा नहीं है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और मैं आपको बताऊं कि एक जो छोटा घर होता है, मतलब जो हम घरों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 8 से 10 हज़ार रुपये के आसपास में अंदर वो सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैपेसिटी के हिसाब से खर्च बढ़ सकता है। ये मैं बार बार जोर देकर इस चीज़ के लिए कहूँगा कि गलत तरीका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि भूजल स्तर को अगर हमको ऊपर लेके आना है तो केवल और केवल उसका एक ही तरीका है कि हम
जो पानी का इनपुट है, जो पानी का वहाँ से आ रहा है किसी भी बिल्डिंग से, उस पानी के आने के हिसाब से ही सिस्टम को डिज़ाइन या डेवलप करवाएं, जिससे वो फेल ना हो, जिससे हम बूंद बूंद पानी को अपने ज़मीन के अंदर पहुँचा सकें। ये आर्टिफिशियल रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर, इसको हम बोलते हैं कृत्रिम रूप से जो हम भूजल जल को जो हम संग्रहित करते हैं, वो क्या होता है? जिस संबंध में हम बात कर रहे हैं इसको ही आर्टिफिशियल रिचार्ज कहा जाता है, क्योंकि जो पानी पहले ज़मीन के अंदर अपने आप बैठ जाता था, शहरों का बढ़ाव, जो शहर बढ़ गए हैं, कच्ची मिट्टी का कम होना, हमारी कॉलोनियों में भी लोगों ने कंक्रीट की सड़कें बना दी, लोगों के घरों के जो आंगन थे वो भी पक्के हो गए, तो पानी जो नेचुरल वे में जो ज़मीन के अंदर सीप करता था या रिश्ता था, वो अब रिश्ता नहीं है। तो वो सारा पानी बह के नालियों में, नाली से नाले में और नाले से वो नदियों में चला जाता है। पानी के लेवल को ऊपर उठाने के लिए हम जिस संबंध में चर्चा कर रहे हैं या जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, वही उसको हम आर्टिफिशियल रिचार्ज की बात, उसको आर्टिफिशियल रिचार्ज कह सकते हैं। तो लोग जैसे कहते हैं कि भूजल है, उसके नीचे हर जगह पानी ही पानी है, हमें क्या ज़रूरत है संग्रहण की। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम बहुत जगह पे जब बोरिंग करवाते हैं या हम खुदाई करवाते हैं तो वहाँ पे पानी हमें नहीं मिलता। तो इसका क्या कारण हो सकता है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग इस सवाल से बहुत कहना चाहिए कि लोगों को समझा समझा के परेशान हो गए। लोग सोचते हैं कि उन्होंने धरती पर जन्म लिया है तो उनके मरने तक जो है भगवान की इच्छा है कि वो पानी उनको देता रहेगा, और ज़मीन के अंदर जो है उसने बहुत बड़ी एक समुद्र टाइप का दे रखा है या नदी बना दी है जो पानी उसको हमेशा देती रहेगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी केवल आपके किसी पर्टिकुलर एरिया की समस्या नहीं है, ये पूरी धरती की समस्या है। इसलिए इसको संग्रहित करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको आपका जो कन्फ्यूज़न है, गलत फहमी, उसको दूर कर दूं। ज़मीन के नीचे ऐसी कोई नदी नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, कोई तालाब नहीं है। जब भी पानी गिरता है तो जो पानी का जो भी एक रेशो होता है पानी गिरने का, पानी को परकुलेट होने का जो उसका सॉइल का नेचर होता है, उसके हिसाब से जब पानी ज़मीन के अंदर जाता है तो आपने अधिकतर जब कभी पहाड़ वगैरह या कभी घूमने गए हो तो देखा होगा कि चट्टानों के बीच में क्रैक्स रहते हैं। तो ये सारा पानी उन क्रैक्स में चला जाता है, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में झिर कहते हैं। जैसा आपने एक सवाल किया कि अगर पानी ज़मीन के अंदर है तो हम कहीं पे खोदते हैं तो वहाँ पर बोरवेल सूखा निकलता है। उसका कारण ये है कि ज़मीन के नीचे जो झिरे हैं, जब हमारी बोर की मशीन उस झिर को पंचर कर देगी तभी पानी निकलेगा। हो सकता है आप उससे 1 फीट दूर, अभी आपका बोरवेल सूखा निकला, लेकिन उससे आप 1 फीट या 2 फीट दूर बोरवेल खोदें तो वो आपके बोरवेल में अथाह पानी निकले। क्यों? क्योंकि हमने उस फ्रैक्चर जोन, उस झिर को हमने पंचर कर दिया है जिसमें पानी भरा हुआ था। तो इसलिए ये गलतफहमी को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि हमेशा पानी मिलेगा। केवल और केवल एकमात्र ही इसका उपाय है कि उपलब्ध पानी को, जो हमारे धरती पर उपलब्ध पानी है, उसको सहेजें, उसको संभाल कर खर्च करें। दूसरा, जो पानी गिर रहा है उसको सहेजने के लिए प्रयास करें, तभी हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। मतलब कि जल संग्रहण जो हम करते हैं, जैसे पानी का वेस्टेज ज़्यादा ना करें। जो हमारे पास पानी है, उपलब्ध है, और जो पानी उपलब्ध नहीं है, जैसे वर्षा का पानी है, उसको भी हम यूज़ करें सही तरीके से। उसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। जी, तो उसके क्या क्या प्रकार हैं? किसी भी घर में किस प्रकार से लोग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को लगा सकते हैं? कौन कौन सी जगहों पर, या किस प्रकार, क्या क्या प्रकार हैं उसके? देखिए, जैसे मैंने पहला बताया कि सबसे पहला होता है जिसकी तरफ अधिकतर लोगों का ध्यान जाता है कि वो एक सोख्ता गड्ढा बनाने का। उतनी जगह लोगों के घरों में नहीं होती है कि जैसा मैंने एक उदाहरण दिया था कि 1000 स्क्वायर फीट के लिए कितने बड़े गड्ढे की जरूरत पड़ेगी। तो वो तो केवल फील्ड में ही हो सकता है कि कच्ची मिट्टी पे कहीं जंगल है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो वहाँ पर उस तरह के स्ट्रक्चर को डेवलप कर लिया जाए। घरों के लिए आजकल ऐसे तरीके आ गए हैं कि आपका जो रेन वाटर का डाउनटेक पाइप होता है, जिससे हम वर्षा जल को फालतू बहा देते हैं, उस पाइप के साथ में ऑनलाइन फिल्टर आते हैं जो मेंटेनेंस के लिए भी आपको कभी सफाई के लिए किसी व्यक्ति को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही 10 सेकंड में साफ़ कर सकते हैं। वो आप स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। जगह की ज़रूरत भी नहीं है, दीवार पर लग जाता है और पाइपलाइन से जाके वो आपके बोरवेल में जुड़ जाता है। आपकी छत से बहने वाला एक एक बूंद पानी वो सीधा जाके बोरवेल में स्टोर हो जाता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, लोग अपनी छतों पर कई सारे ढलान दे देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम तकनीकी तौर पे 2000 स्क्वायर फीट की छत पे भी एक सिंगल पाइप उतार सकते हैं। अगर आप तकनीकी तौर पर सही फिल्टर लगाएंगे तो आपकी छत पे एक बूंद पानी भी नहीं भरेगा।
तो इसलिए आपकी छत पर ज़्यादा से ज़्यादा पाइप ना उतारें, कोशिश करें कम से कम पाइप उतरें, और उन सभी पाइपों को फिल्टर लगा के सेंट्रलाइज पाइपलाइन डाल के बोर तक लेके जाएं। आपने इसे वाटर हार्वेस्टिंग में बहुत अच्छे से हमको बताया कि किस तरीके से हम वाटर हार्वेस्टिंग घर के अंदर कर सकते हैं, हम कैसे पानी को बचाएं। तो इसका पर्यावरण से क्या संबंध है? देखिए, चाहे जीव जंतु हो या मानव हो या प्रकृति हो, पानी सबके जीवित रहने का सबसे बड़ा माध्यम है। सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। पर्यावरण होगा तो पानी होगा। क्योंकि आप देखें, हम लोग कभी एक छोटा सी मैं चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग पचमढ़ी जाते हैं, शिमला जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं घूमने के लिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ ग्रीनरी है। तो और उन पहाड़ी हिस्सों में पानी भी बहुत गिरता है। वो इसलिए गिरता है कि बादल प्रकृति की तरफ आकर्षित होते हैं। वहाँ पर ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाता है कि पानी को वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है वो इस तरह से बन जाता है कि पानी वहाँ पर गिरना शुरू हो जाता है। आज हमने अपने घरों में ये कर लिया है, कंक्रीट के जंगल खड़े कर लिए हैं, घने छायादार पेड़ नहीं लगाए हैं, उसकी जगह पे आर्टिफिशियल पेड़ जो शोदार होते हैं उनको लगा लिया है। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि सभी लोग कम से कम एक पेड़ बड़ा ऐसा लगाएं जो घनी छाया देता हो। उसके दो फायदे हैं। पहला तो बड़े पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो प्राकृतिक तौर पर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में सहायक होती हैं। दूसरा, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा, छाया देगा तो उस स्थिति में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो टेम्परेचर जमीन का, धरती का कम होगा। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि इवोपरेशन भी कम होगा, और उस स्थिति में जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण से कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, वो हम उससे बच पाएंगे। जैसे आपने बताया कि एक आम आदमी कहीं पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगा सकता है, किस तरह से लगा सकता है, लेकिन हम देखते हैं बहुत से घरों में, जैसे आज की डेट में बहुत सारी जगहों पे ये कंपलसरी हो गया है। आपने बताया कि कभी भी आप कोई भूमि निर्माण, किसी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आपको ये लगाना ज़रूरी हो गया है। तो जब लगा तो लेते हैं लोग, लेकिन उसको मेंटेन कैसे किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग घरों में सिस्टम अगर अडॉप्ट कर भी लेते हैं तो उनका ये सोचना होता है कि बस फिल्टर लगा लिया और अब पानी अपने आप जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम जो सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी समय समय पर सफाई करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि साल में एक बार या 5 साल में एक बार नहीं, हर 8 से 10 घंटे की बारिश के बाद में सिस्टम को साफ कर लें, जिससे उसके अंदर जितनी भी डस्ट डिपॉजिट है, जितना भी कचरा डिपॉजिट है, वो पूरा बाहर निकल जाए। उसको साफ़ करके करें। नहीं तो क्या होगा कि अगर वो जो भी माध्यम आप अपना रहे हैं वो चोक हो जाएगा। चोक होने की स्थिति में आपका वो सिस्टम बेकार हो जाएगा, और जो आपका पवित्र उद्देश्य है पानी बचाने का, आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर पानी को सोखेगा नहीं, या वो फिल्टर जो आपने लगाया है वो पानी को पास नहीं करेगा, बोर में नहीं ले आएगा, और छत पे पानी भरेगा, आप उसको बाहर बहा देंगे, जो पानी को भूजल स्तर को ऊपर लाने में कारगर नहीं होगा। इसलिए सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अगर छत पे लगा रहे हैं तो छत साफ रहे, छत पर किसी तरह की कोई सड़ने या गलने वाली चीज़ ना रहे, जिससे पानी दूषित होकर हम भूजल स्तर को भी दूषित कर सकें। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि सफाई उसका लगातार रेगुलर मेंटेनेंस उसका होता रहे। तो उसको सफाई कैसे की जाए? जैसे कि जो आप मेरा फिल्टर लगते हैं, सब उनको कुछ कोई एक तरीका है, कोई स्पेशल तरीके से उसको सफाई की जाती है? देखिए, अगर हम जो पिट की बात कर रहे थे तो उसके लिए तो पूरा मटेरियल जो होता है पिट का बाहर निकाल के और उसको फिर से चेंज किया जाता है। रही बात ऑनलाइन फ़िल्टर की, तो जो तकनीकें उपलब्ध हैं उसमें आजकल ऐसे फ़िल्टर आ गए हैं कि जिसके लिए आपको कभी भी किसी व्यक्ति को साफ़ करने के लिए बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही साफ़ कर सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी आजकल मार्केट में आ गई है और आप उसको अपना सकते हैं। तो आपको कभी भी 1 रुपया भी मेंटेनेंस के नाम पे खर्च नहीं करना है। आज की चर्चा से ये बात बहुत तरह से साबित हो चुकी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना हर एक आम इंसान की ज़रूरत बन गई है, ताकि हम अपने कल को सुधार सकें, कल के जीवन को हम संरक्षित कर सकें, सुरक्षित कर सकें। तो संतोष जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों से और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पानी को गंभीरता से लें। इसको ऐसा मत सोचें कि ये जो है हमको हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में हम जो इसको अनमोल कहते हैं ना, इसको अनमोल मत कहिए, ये इसका मोल है। आज भी मैं आपको बता दूं कि आप पानी की बोतल खरीद के पीते हैं तो आप इसको अनमोल बगैर मोल का कह नहीं सकते, तो उसका आप चार्जेस पे करते हैं। टैंकर खरीदते हैं, उसका चार्जेस पे करते हैं। तो उस स्थिति में इसको इतना हल्का ना लें, और ये बहुत गंभीर विषय है, और इसको आप पानी बचाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें।
अगर हमने नहीं बचाया तो हम जो बात करते हैं अगली पीढ़ी के लिए ना सोचें। ये आपको आने वाले 2-3 साल के या 5 साल के अंदर आपको खुद को ही सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम अगली पीढ़ी को तो देने की बात आगे की है, बहुत दूर की है। इसलिए इसके बारे में गंभीरता से सोचें, उपलब्ध पानी का इस्तेमाल कम करें, पानी को रिसाइकिल करें, ऐसे सिस्टम घर के अंदर लगाएं जो जैसे घर के अंदर शावर वगैरह हैं जो पानी का उपयोग कम करते हो। घर में जो उपलब्ध यूज किया हुआ पानी है उससे गार्डनिंग करें, फर्श को धोने का उपयोग करें, वाटर को रिसाइकिल करने के तकनीकें अपनाएं। बस मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा। तो दोस्तों, आपने देखा, बरसात के पानी में भीगकर ही इसका आनंद नहीं उठाया जा सकता, बल्कि उसे संग्रहित करके सही उपयोग में लाया जा सकता है। याद रखिए कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। नमस्कार।